तो ये एक जीत थी, ये हिंदुस्तान की जीत थी, भारतीय फौज की जीत थी और पाकिस्तान को करारा एक जवाब था जो घड़ी घड़ी 47 के बाद में 65 मतलब माना नहीं था और 71 में जाके हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसको शायद चुप कराने की एक आवाज़ थी कि तेरे दो टुकड़े हो गए हैं और अभी इसके बाद में मुंह नहीं खोलना। पाकिस्तान ने देखा मैं जीत नहीं सकता तो मुझे चाइना को दोस्त बनाना चाहिए ताकि इस तरफ से चाइना तंग करता रहे, इधर से मैं करता रहूं, क्योंकि दो जब होंगे तो शायद हमको हिला सकेंगे। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कि मैं कह सकता हूं कि भारत ने इतना अभी स्ट्रेंथ अपनी पा ली है कि हम दोनों देशों के साथ में लड़ सकते हैं। अब पाकिस्तान ने देखा कि वॉर से जो है काम नहीं चल रहा है, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब आतंकवाद भी ख़त्म होने पे आ गया है, तो उससे भी काम नहीं चल रहा है। तो अब वो क्या है कि नशे से जो है नशे का व्यापार करके हमारे देश के युवाओं को जो भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आज का दिन हम सब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान को घुटने टेकना पड़े थे। पाकिस्तान की करारी हार हुई थी। पाकिस्तानी की जो सेना थी, लगभग 90,000 से ज़्यादा जो सेना थी, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। तो सबसे पहले हमारे साथ जो इस विषय पे बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं कि आज विजय दिवस है, तो सबसे पहले सभी जेके फैक्ट के दर्शकों को मेरी ओर से वंदे मातरम, जय हिंद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रिटायर्ड जनरल आर.के. शर्मा जी हैं, उनसे हम मुलाकात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके फैक्ट में। धन्यवाद। तो आपको जय हिंद जेके फैक्ट की तरफ से। थैंक यू। जय हिंद भारतवासियों को, मेरे सारे फौजी परिवारों को और जितने भी हमारे वेटरन सोल्जर्स और वीर नारीज हैं उन सभी को शत शत प्रणाम। सबसे पहले जो प्रश्न यही रहेगा, क्योंकि आज विजय दिवस है और भारत के अंदर रहने वाले सभी लोगों को आज जो है प्राउड फील हो रहा है, गर्व महसूस होता है कि हमारी भारत की सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। तो उस समय का जो संघर्ष कैसा रहा, तो आप क्योंकि सेना में रहे हैं खुद, तो कैसे उसको देखते हैं? देखिए, 16 दिसंबर 1971 ये भारत के स्वर्णिम इतिहास का एक चैप्टर है। इस दिन हमारी जो भारतीय सेना ने ऐतिहासिक जीत पाकिस्तान के ऊपर में हासिल की थी। पाकिस्तान आर्मी को तो खदेड़ा ही था, पाकिस्तान आर्मी को हराया तो था ही, लेकिन पाकिस्तान के दो टुकड़े भी कर दिए थे। ये जैसा कि आप जानते हैं कि उससे भी बड़ी हमारी जो जीत थी कि 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर्स वो हमारे पास में उनके जनरल के साथ में ईस्ट पाकिस्तान में सरेंडर कर गए थे। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद की पहली ऐसी घटना है जिसके बीच में इतना मास, जिसको बोलते हैं समर्पण कर दिया था, जो हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर हुए थे। तो माने तो ये एक जीत थी, ये हिंदुस्तान की जीत थी, भारतीय फौज की जीत थी और पाकिस्तान को करारा एक जवाब था जो घड़ी घड़ी 47 के बाद में 65 मतलब माना नहीं था और 71 में जाके हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और उसको शायद चुप कराने की एक आवाज़ थी कि तेरे दो टुकड़े हो गए हैं और अभी इसके बाद में मुंह नहीं खोलना। और मैं ये कहूँगा कि ये सब इसलिए हुआ, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान के बीच में जो एक नरसंहार जिसको जेनोसाइड बोलते हैं, वो बंगालियों के ऊपर में पाकिस्तान फौज जो थी वहाँ पर करना शुरू कर दिया था। 3 से 4 लाख लोगों को मार गिराया था, रेप हुआ, लूट हुआ, गायब हो गए वो लोग। तो वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने भारत से गुहार लगाई, पाकिस्तानी होते हुए भी उन्होंने भारत से गुहार लगाई कि हमें बचाया जाए। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान जो उस समय की बात करें तो बांग्लादेश भी जो था पाकिस्तान में ही था और एक देश के अंदर एक देश के ही लोग थे, फिर भी उन पर इतना अत्याचार किया। जैसे आपने कहा कि वहाँ उनके साथ रेप हुए महिलाओं के साथ और वहाँ लोगों के ऊपर अत्याचार किए जाते थे, तो उसमें बहुत सारे हिंदू लोग भी थे जिन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए और वो लोग जो है आज भी हम देखते हैं कि वहाँ जो है माहौल वैसा नहीं देखने को मिलता है। तो कैसे देखते हैं आप?
देखिए, जो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, मैंने कहा कि लिबरेशन के बाद में, जब 71 की लड़ाई में जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया हमको, तो उसके बाद में बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन जन्म से पहले जो तकलीफ हुई उसके बीच में जो बंगाली थे, जो हिंदू थे, ज़्यादातर हिंदुओं को, लोअर कास्टों को, जो जो पिछड़े जाति वालों को उन्होंने इतना सताया हुआ था कि उनको सेकंड नहीं थर्ड क्लास सिटीजन्स बना के रखा था। जो मुसलमान थे वहाँ के, उन लोगों को के ऊपर में तो ठीक थे, लेकिन उन पे अत्याचार किए, उन पे यातनाएं की, उनको, उनके परिवारों को बलि चढ़ा दिया गया, औरतों को हज़ारों की तादाद में औरतों के साथ में रेप किया गया। और इतना जब क्या बोलते हैं ना, जब पाप का घड़ा अत्याचार का भर गया, तब उन हिंदुओं ने, उन बंगालियों ने हमसे ये गुहार लगाई कि हमको आके बचाओ। और साथ साथ में एक और चीज़ बहुत बड़ी हो गई कि इतना पलायन हुआ, 8 से 10 लाख जो बंगाली थे, जो हिंदू थे, वहाँ से भारत के बीच में आना शुरू हो गए। वो अपने बंगाल में, आसाम में, अगरतला वगैरह इस जगह में आना शुरू हो गए। तो उसके कारण हमारे ऊपर में एक बड़ा प्रेशर भी आया। और साथ में भारत तो वो एक देश है जो मानवता का देश है, जिसने, जो हमारी एक संस्कृति है, जो पुरानी चीज़ है, तो हमने मानवता के कारण वो जंग छेड़ी थी और मानवता को बचाने के लिए की थी। हमने शरणार्थी एक्सेप्ट किए, बहुत सी कंट्रीज नहीं करती हैं, पहला उनको एक्सेप्ट किया। साथ में जो उनमें से जो जिगरा रखते थे, उनको मुक्ति वाहिनी बना के उनको हमारे हिंदुस्तान में ट्रेनिंग दी। मुझे याद है वो ट्रेनिंग दी हम लोगों ने, उनको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बीच में उनको ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग करके उनको वापस भेजा, ताकि वो पाकिस्तान की सेना जो ईस्ट पाकिस्तान में थी, वहाँ उनके साथ में वो लड़ सकें और अपने लोगों को बचा सकें। तो उनको ट्रेनिंग देने के बावजूद जब कुछ ये नहीं हो पाया, तब अंत में मानवता के कारण भारत ने ये कदम उठाया। और इसके लिए मैं, वो जो आयरन लेडी थी इंदिरा गांधी जी, मैं उनको भी शत शत प्रणाम करना चाहता हूँ। उन्होंने ये डिसीजन लिया, और डिसीजन और किसी के नहीं है। हमारा कोई एग्रेशन नहीं है, भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो एग्रेशन करता है, तो ये मानवता के लिए लिया था। और साथ में एक वाक्य मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा जब अत्याचार बढ़ गया, तो जून के महीने में इंदिरा गांधी ने बोला, हमारे जो मानेकशॉ जी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको बोला कि आप अभी जंग छेड़ दीजिए और इनको बचाइए। हमारे जो उस टाइम पे जनरल मानेकशॉ थे, बाद में फील्ड मार्शल बने, उन्होंने कहा, मैडम भारतीय फौज तैयार नहीं है, समय ठीक नहीं है, तो इसीलिए हम नहीं कर सकते। तो शायद ही कोई ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा जिसने सच बोला, जिगर रखा, क्योंकि वो ये नहीं कि वो मुझे जवाब देना चाहते थे, वो चाहते थे कि देश की जीत हो, हिंदुस्तान फौज की जीत पक्की हो, और उसके लिए उन्होंने ऐसा कदम लिया। तो मैं अपने ये मैं फील्ड मार्शल मानेकशॉ जो अभी नहीं है, मैं उनके लिए भी ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ही हम सब लोगों को जनरल होने चाहिए, ऐसे ही भारत के फौजी होने चाहिए, सच के लिए खड़ा होना चाहिए, देश के लिए खड़ा होना चाहिए। देश सबसे पहले सर्वोपरि है। आपने बिल्कुल सही कहा। 1971 का युद्ध हुआ, पाकिस्तान को करारी हार मिली, घुटने टेके, परंतु पाकिस्तान आज भी हम देखते हैं कि वहाँ से आतंकवादी यहाँ कश्मीर के अंदर जो है कैसे स्पॉन्सर टेररिस्ट हम जिनको कहते हैं, अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आज भी कहीं ना कहीं जो है प्रयास करता है। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान को अभी भी अकल नहीं आई, या फिर वो जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने जितनी भी जंगें की, पहले 47-48 में की, उसके बाद में 65 में की, 71 में की, तो उसने देखा कि ताकत के बल पर वो हिंदुस्तान के सामने जीत नहीं सकते, कहीं खड़े नहीं हो सकते। हर बार घुटने टेके, हर बार मस्तक नमस्त हुआ, और उन्होंने एक क्या बोलते खुराफाती चाल चली। वो खुराफाती चाल ये थी कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। तो 1000 कट्स वो थे
कि हम इनके बीच में एक अलगवाद, एक उग्रवाद ये वहाँ पर चला दें, जम्मू कश्मीर के बीच में चला दें, तो जिससे कि हमारी फौजों को डायरेक्ट नहीं कॉन्फ्रंटेशन करना पड़ेगा और अंदर से ही ये दीमक लग लग के इनको मारता जाएगा, खाता जाएगा। तो मैं ये कहूँगा पाकिस्तान सुधरा तो नहीं था और वो उसको पता था कि हम जीत नहीं सकते हिंदुस्तान से फौज के बल के ऊपर में, तो इसीलिए उसने ये वाली चीज़, और ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ में सबसे बड़ा होता है एक जिसको बोलते हैं ना इंडोक्ट्रिनेशन या रेडिकलाइजेशन। तो रेडिकलाइजेशन करने के लिए उसके पास में एक पॉपुलेशन थी कश्मीर के बीच में जो 75 से 80% उस टाइम पे पॉपुलेशन थी, वो मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो उनको बरगलाया गया, उनको गलत तरीके राह पे लाया गया, जिहाद का नाम दिया गया, क्या 72 हूरें आपके ऊपर में बैठी हैं। तो इन चीज़ों से जितने भी थे उनके अपने टेररिस्ट थे, मिलिटेंट थे, अफगानी थे, उनको तैयार कर कर के भेजते गए, उनको पैसे देते रहे और उनको ये चीज़ जिहाद के नाम पे करके गए। तो पहले तो वो चली, और जब वो हमने इन्फिल्ट्रेशन रोक दी और बंद कर दिया तो फिर उन्होंने घर की जो फसल जिसको बोलते हैं कश्मीरी लोगों को रेडिकलाइजेशन शुरू किया। और ये कैसा हुआ कि जो हमारे अलगवादी थे उनको खड़ा किया, जो जमात इस्लामी वाले थे, हुर्रियत वाले थे, ये लोग जो घर के भेदी लंका ढाए और घर वाले ही लोग जो ढा रहे थे, तो इन लोगों को पॉलिटिकल शय मिलती रही। जो भी कश्मीर पार्टीज थी, चाहे एनसी थी, पीडीपी थी, कोई भी थी, इन्होंने उनको एक पैट्रोनेज दे रखा हुआ था, जिसके कारण मैं कहूँगा कि ऐसी सिचुएशन आई कि 90 के बीच में जब हमारे कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित भाइयों को वहाँ से पलायन करना पड़ा। मुझे इतना बड़ा अफसोस है कि अगर बीजेपी जैसी कोई गवर्नमेंट होती या कोई दूसरी ऐसी स्ट्रांग गवर्नमेंट होती तो शायद वो चीज़ कभी ना होती। तो आज एक अलग चैप्टर आ गया हुआ है 370 के बाद में। मैं कहूँगा कि ओवरऑल जो सिचुएशन है सिक्योरिटी की जम्मू कश्मीर में काफ़ी बदली हुई है। जम्मू कश्मीर में बदली है और काफ़ी सुरक्षित भी इस समय महसूस करते हैं लोग। लेकिन अभी इस समय हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना द्वारा भी जो है कहीं ना कहीं जो है झड़प जो है सेनाओं की जो है वहाँ के सैनिक जो है हुई है। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि वो भारत अब किस ओर जो है मजबूत है या सुरक्षित है? देखो, ये पहले वाला भारत नहीं है। लोग, चाहे मैं रिपीट कर रहा हूँ वर्ड और बहुत बार बोला होगा, कि ये चाइना को पता होना चाहिए कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। ये नया भारत है, स्ट्रांग भारत है, जिसके नेतृत्व में एक जिसको बोलते हैं ना पॉलिटिकल विल है। दूसरा, पाकिस्तान को भी ये याद होना चाहिए 1947-48 वाला भारत नहीं है, ये 65 वाला भारत नहीं है। और 71 में जब तुमको मारा उसके बाद में तुमको कारगिल के बीच में भी घुटने नहीं, तुमको तो रेंगते हुए वापस करना पड़ा, अपनी लाशों को तक नहीं लेके गए। तो मैं ये कहूँगा कि दोनों को पता लग गया है कि पाकिस्तान को पता लग गया हम जीत नहीं सकते, और चाइना को तो भारत के पास में ऐसी विडंबना है कि एक रोग और एक क्या बोलते हैं ना दूसरा पापी, तो ये दोनों तरफ में हमारे ऐसा जो फैल गए हुए हैं। और इन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने देखा मैं जीत नहीं सकता तो मुझे चाइना को दोस्त बनाना चाहिए, ताकि इस तरफ से चाइना तंग करता रहे, इधर से मैं करता रहूं, क्योंकि दो जब होंगे तो शायद हमको हिला सकेंगे। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कि मैं कह सकता हूं कि भारत ने इतना अभी स्ट्रेंथ अपनी पा ली है कि हम दोनों देशों के साथ में लड़ सकते हैं, 2 फ्रंट वॉर में भी लड़ सकते हैं। लेकिन लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लड़ सकते हैं हम उसको। और जो ये अभी चाइना ने करना शुरू किया हुआ है, ये चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि भाई भाई जो चोर दोनों हैं, भाई भाई हैं ये दोनों, और पाकिस्तान के ऊपर में प्रेशर पूरा ना पड़ा रहे, तो चाइना चाहता है कि मैं इसमें छुटपुट की घटनाएं करता रहूं, जिससे कि भारतीय सेना हमारे नॉर्दर्न फ्रंट के ऊपर में, चाइना के फ्रंट के ऊपर में लगी रहे, तो पाकिस्तान के ऊपर में प्रेशर कम रहे। नहीं तो पाकिस्तान की तो ऐसे भी सिटी पिट्टी गुम हो जाती है। तो जो आपने देखा पहले, अगर मैं चाइना की बात करूं 1962 के बाद में, ठीक है, वो उसके बाद में वो चले गए, 67 में हुआ, उसके बाद में 1986-87 के बीच में
चाइना सुमद्रोंगचुक वैली में आया था। हमने उनको ऐसा वहाँ पर सबक सिखाया और वो वहाँ से वापस भागा, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, वापस भागा। फिर उसके बाद शांति हो गई, उसने कुछ नहीं किया। फिर जाके 2017 में जाके छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं कि धक्का मुक्की। 2017 में फिर यहाँ पर आके हमारे जो यहाँ पर हुआ था डोकलम में हुआ, इतने सालों के बाद 86-87 में डोकलम में हुआ। तो डोकलम में भी ऐसा, उस टाइम पे तो नेतृत्व और कुछ और था, गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रांग थी और चाइना को जो रोड बना रहा था उसको वापस जाना पड़ा। तो 2017 में मार खाई। तो इस साइड में ईस्टर्न सेक्टर में, मतलब अरुणाचल में जब मार खाई तो उन्होंने अपना फोकस बदली करके बोला यहाँ तो बहुत मार पड़ रही है, तो हम लोग लेह की तरफ में चलते हैं, लद्दाख की तरफ चलते हैं। फिर जाके गलवान हो गया, 2020 के बीच में हो गया। वहाँ गलवान के बीच में भी उन्होंने, अगर हमारे 20 शहीद हुए तो हमने 3 गुना ज़्यादा उनके लोग वहाँ पर मारे हैं। तो वहाँ पर भी उनको जूत परेड हुई। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पर भी, फिर वापस वो अरुणाचल में आ गए। तो ये जो 9 दिसंबर का इंसिडेंट हुआ है, ये फिर वो ये बताता है कि चाइना भी बार बार आता है, मार खाता है और फिर पीछे हट जाता है। इस बार तो 9 दिसंबर के बीच में मैं बोलूँगा ये ऐतिहासिक है। गलवान में तो थी हमारी जीत, ये ऐतिहासिक है जिसके के बीच में हमने उनको क्या बोलते हैं, वापस खदेड़ा है और खदेड़ते हुए उनको मारते मारते, जिसको भगाते भगाते मारा है। तो ये एक चीज़ हमारी भारतीय सेना, हमें गर्व है कि हमारी एक भारतीय सेना ऐसी है जो हाई आल्टीट्यूड वॉरफेयर में दुनिया में सबसे अच्छी फौज है। जो सुपर हाई आल्टीट्यूड में, जैसे कि सियाचिन जैसी हाइट में कोई फौज ऐसी नहीं लड़ सकती है जितनी जो कि हमारी जिसमें सक्षम है। और चाइना को इस बात का इल्म है, इसी कारण जो उसकी फौजें आती भी हैं उसमें 1-1, 2-2 साल के लोग, वो वीडियोस आते थे आज से गलवान के टाइम के बाद के में आते थे, वो लोग रोते दिखते थे। तो हिंदुस्तान के साथ में अभी लोहा लेना इतना आसान नहीं। चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी अंदरूनी हालत खराब है। उसका पहला तो ये है कि जो कोविड के कारण बैकलैश हुआ तो गलवान हुआ, तो जब अभी इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ है तो उसके कारण ये तवांग हुआ है। तो मैं ये कहूँगा चाइना घबराया हुआ है, शी जिनपिंग की कुर्सी हिलाई हुई है। ईस्ट के बीच में जब क्वाड बन गया है हमारा, जहाँ पर कि उसने ताइवान को लेने की सोची थी, साउथ चाइना सी में बीच में लेने की कोशिश की थी, तो वहाँ जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए, हमने उधर से उसको धमका रखा है। अभी उसको वहाँ आग लगी हुई है, तो यहाँ कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पर छुटमुट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए, लेकिन मैं अपने भारतवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि आप भरोसा रखिए, हिंदुस्तानी फौज के ऊपर में भरोसा रखिए। आपने देखा था कि हमने 16 दिसंबर 1971 के बीच में एक के टुकड़े किए थे, उस पाकिस्तान देश के टुकड़े किए थे और ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जो आज भी हम लोग मना रहे हैं, जो कल हम मना रहे हैं। तो अगर चाइना भी कुछ ऐसा करेगा तो शायद वो दिन दूर नहीं जबकि चाइना का तिब्बत भी वहाँ से उसके हाथ से निकल जाएगा। ये हमारा जोश है। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तो टुकड़े हुए ही हुए, अगर चाइना नहीं सुधरा तो चाइना के भी टुकड़े होंगे। लेकिन मेरा आपसे अंतिम सवाल रहेगा, अब पाकिस्तान ने देखा कि वॉर से जो है काम नहीं चल रहा है, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब आतंकवाद भी ख़त्म होने पे आ गया है, तो उससे भी काम नहीं चल रहा है। तो अब वो क्या है कि नशे से जो है, नशे का व्यापार करके हमारे देश के युवाओं को जो भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ये कहूँगा कि पहले पाकिस्तान ने कोशिश की कि मैं एक मिलिट्री तरीके से लूँ, हार मान गया वो। उसके बाद में उसने मिलिटेंसी चलाई, जो उग्रवाद चलाया। उग्रवाद के बीच में भी पिछले कुछ सालों से हमने ऑल आउट ऑपरेशंस लगा के उनको ऑलमोस्ट खात्मा कर दिया। अभी आपने देखा होगा कि जो भी उसके आतंकवादी आते हैं वो ज़्यादातर मारे जाते हैं। वो हमारी जो LOC है और बॉर्डर से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन तो रोकी ही गई हुई है। जो अंदरूनी फसल है वो भी जो करती है वो मरती है। तो पाकिस्तान जिसको बोलते हैं ना, हताश हो गया है, डेस्परेट हो गया है और उसने सोचा, पहले उसने स्ट्रेटजी अपनाई थी 1000 कट्स की मिलिटेंसी की। अभी उसने सोचा मिलिटेंसी भी ख़त्म हो रही है, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूं? तो उसने ये नई एक
तजवीज़ बनाई है, टैक्टिस इजाद की है, जिसको बोलेंगे ड्रग्स। ये ड्रग्स उसने काफ़ी 2-3 सालों से ये चल रहा है, साथ साथ में 2-3 सालों से। वो पहले बॉर्डर के थ्रू करते थे, फिर उसके बाद में टनल्स बनानी शुरू कर दी, फिर ड्रोन्स इस्तेमाल होना शुरू हुए, पंजाब के इलाके तरन तारन फिरोजपुर के इलाके में वो करना शुरू किया। आपने देखा होगा ज़्यादातर ड्रग्स इस तरीके से आनी शुरू हो गई हैं। ड्रग्स का उसका मतलब है ताकि ड्रग्स आएँ, जो हमारा यूथ है, स्पेशली कश्मीर का जो यूथ है, वो यूथ पहले तो साथ साथ में रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन जिहाद की बनाती रहें और उसके बाद में उसको नशा कराते रहें, ताकि वो नशेड़ी बन के एक नशे का बॉम्बर, जिसको बोलते हैं सुसाइड बॉम्बर, बन के वो तबाही मचा सके। लेकिन यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है, इसके अगेंस्ट हमारी एक जो इंटीग्रेटेड कैंपेन है, मुहिम है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ख़तरनाक है। ये अगर फैल गया, आपने पंजाब में देखा क्या हाल हुआ था, तो इसलिए अगर ये इसको अभी नहीं रोका गया तो मैं कहूँगा ये हमारे लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकाला। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से हमने 1971 का ये युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की जो हार हुई उस पर हमने पूरा डिटेल में चर्चा की, और अंत में ये मैसेज दिया कि युवाओं को जो है नशे की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी एक पाकिस्तान की जो आखिरी चाल है जो कि भारत में सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारत का युवा समझ चुका है। तो इसी के साथ एक बार फिर से सभी देशवासियों को, सभी सेना के सैनिकों को जय हिंद। आप देखते रहिए JK फैक्ट।